हाय देयर। क्या आप भी अपनी यूपीएससी की जर्नी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के साथ कर रहे हैं बट आर विटनेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि थ्योरी समझ में ना आना, स्कॉलर्स के नाम ना याद रख पाना, या फिर जो जनरल अपडेट्स है विद रिगार्ड टू द ऑप्शनल उनके साथ कोप ना कर पाना। ऐसी कई प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विटनेस की थी एंड इन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए स्लीपी क्लासेस लेके आया है आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स, जो कि प्रोवाइड करता है होलिस्टिक कंटेंट वीडियोस एज वेल एज पीडीएफ्स, साथ ही में आंसर राइटिंग एंड इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स आल्सो। इनफैक्ट इसी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के थ्रू हमने क्रिएट किए हैं टॉपर्स लाइक आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन एंड आईपीएस राघवेंद्र शर्मा। What is more, ये कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, स्टार्टिंग एट ओनली ₹12,000। इस कोर्स की डिटेल्स आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो वेस्ट मत कीजिए और टाइम, आइए एंड ज्वाइन कीजिए द स्लीपी रेवोल्यूशन एंड मेक योर PSIR ड्रीम्स कम ट्रू। Hello everyone, my name is Ankita Chaudhary and I have secured rank 3 in the 67th BPSC examination this year. I would like to share my strategy for the prelims, mains and the interview stage of the examination. For the prelims, I have relied on the generic sources. When it comes to state PCS examination, I believe that Ghatna Chakra is the key source, but you have to revise it multiple times when it is Ghatna Chakra. Because what happens in prelims examination, all of us are reading the same sources, but then Ghatna Chakra itself is a very bulky book. तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको एक बार पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, तो वो बहुत हद तक मेमोरी में नहीं आता है. इट इज़ वेरी बल्की. बट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट इन द थर्ड रीडिंग आई अंडरलाइन कि क्या क्या घटना चक्र में एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस है, एंड आई मार्क्ड इट एंड आई केप्ट रिवाइजिंग घटना चक्र अगेन एंड अगेन. आई हैव रेड ल्यूसेंट ऑल्सो वेरी रिलीजियसली, एंड देन this goes without saying that you have to study NCERT. In the BPSC examination, it's not line by line from NCERT, but I would say that the science questions, which hold a lot of importance, has like 30 questions from science section, comes directly from lines from the NCERT. So it is important that you revise NCERT line by line as well. Apart from all the generic sources and the strategies, I would say one thing, that you have to multiple revise the content, मगर आपको अपने strategy को भी revisit करना है. Say for example, अगर आपने 1 महीने की तैयारी की है, आपका कोई section weak रहा हो, मगर उस पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हमारा कुछ सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आप अपने स्ट्रैटेजी को फिर रिविजिट कर लीजिए और वापस से आप फिर जो आपका वीक सेक्शन है आप उस पर ध्यान दीजिए. So that is very important. Now, on the day of the prelims examination or the day before the prelims examination, I would like to share what I did. तो मेरे दिमाग में prelims के पहले I have given 68 prelims also and I have cleared it, and 68 mains as well. तो उसमें क्या होता है कि एक रात पहले आई यूज टू थिंक कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं विच आर इजी, विच आर प्रिडिक्टेबल, और जो ऐसे कंटेंट से आए जो मैंने पढ़ रखा है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नो मैटर हाउ मच कंटेंट वी आर कवरिंग, बट वी ऑल नो दैट द क्वेश्चंस विच दे आस्क इज नॉट फ्रॉम द सोर्सेज दैट वी हैव कवर्ड. इट इज ओनली दैट द 50% ऑफ द क्वेश्चंस आपको आता होगा. मगर आई मेड श्योर मेरा जो भी मिनिमम लर्निंग एक्सपीरियंस है उसमें आई मेड श्योर कि वो जो आता हुआ क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए ड्यू टू एग्जाम टेम्परामेंट. तो एंड आई बिलीव टिल दिस डे कि अगर प्रीलिम्स मेरा निकला है तो इट इज़ ओनली बिकॉज कि आई हैव मिनिमाइज्ड माई सिली मिस्टेक्स. So that was about the prelims, and yes, this goes without saying that you have to give test and you have to analyze that आप कितने questions सही कर रहे हो. For me it was कि अगर हम ज़्यादा questions attempt कर रहे हैं तो I have got a good score in prelims as well, but ज़्यादा questions attempt करना was the key for me. But I know my friends who were preparing along with me, उनका accuracy मुझसे बहुत ज़्यादा था, तो they attempted less questions and they have also cleared the examination. So it's totally your call. Now, coming back to the mains part. So I always thought that, and I still believe till this day, that I do not have that flair in answer writing. My objective portion was good, but that flair in answer writing was lacking in me. That was my analysis when I started the mains preparation. But then what happened? I practiced answers,
and first I read the content. One mistake I did was that I was reading a lot of content and I was trying to organize it in my mind. But I was even writing the answers. मैंने बहुत answers लिखा है, 4 to 5 answers per day मैं लिखती थी. मगर उसमें क्या होता था कि लिखते लिखते मुझे ये रियलाइज हुआ दैट मैं कंटेंट अच्छा खासा लिख ले रही हूँ आंसर में, प्रेजेंटेशन भी मेरा अच्छा खासा हो जा रहा है, आई एम एबल टू ऐड डेटा एंड आई एम एबल टू गिव गुड पॉइंट्स एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो एक की होता है मेंस में अच्छे आंसर लिखने के. बट आई रियलाइज वन थिंग, जब मैं अपने आंसर्स को लिखती थी और मैंने इवेलुएट भी करवाया है, मगर मैं खुद से भी उसको पढ़ा करती थी बार बार और ये देखा करती थी कि मैं जो बाकी लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, मैं अपने आंसर को और उनके आंसर को मिलाती थी. मैं आज भी मानती हूँ कि बहुत लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा लिखा करते थे, तो मैंने उन लोगों के आंसर कॉपी से भी बहुत कुछ सीखा है. कि से फॉर एग्जाम्पल कोई टेस्ट हुआ करता था, तो उन टेस्ट में दे यूज टू क्वेश्चंस जो भी रहते थे, वहाँ पे आई यूज टू सी कि आप कैसे पीपल आर राइटिंग मच बेटर, कौन सा पोर्शन में आई एम लैकिंग एंड कौन से पोर्शन में मेरा स्ट्रेंथ जा रहा है. तो आई रियलाइज कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मेरा बहुत ज़्यादा एप्ट नहीं होता है एड्रेसिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड आई एम नॉट हैविंग दैट फ्लेयर व्हाइल राइटिंग द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. दैट वाज माय टेक. सो व्हाट आई डिड वाज दैट जब भी ऐसे आई एम सिटिंग एंड आई हैव टू ब्रेनस्टॉर्म. तो व्हाट आई विल ब्रेनस्टॉर्म कि ये क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो अब मेरे दिमाग में वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आना चाहिए कि इंट्रोडक्शन मैं कैसे लिखूंगी. तो मैंने उसको बहुत प्रैक्टिस किया, क्योंकि इवन अ डे बिफोर द मेंस एग्जामिनेशन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेंस में अच्छे से इंट्रोडक्शन लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी. तो वो एक विद अ डिस्क्लेमर आई वुड से कि एक सेल्फ डाउट, नो मैटर आप कितने भी आंसर राइटिंग किए हो, वो सेल्फ डाउट आपको हमेशा रहता है. एंड इन माय ओपिनियन अगर आप सेल्फ डाउट को पॉजिटिवली लेते हो तो यू विल इम्प्रूव, बिकॉज द फर्स्ट आंसर दैट आई रोट was really poor. I am someone जिसका एक perfect example हो सकता है of somebody जिसको ये तक नहीं पता था कि आप spacing कैसे करते हो words के बीच में. So I have began from that scratch. Although I would not shy to admit that I was, मेरा prelims portion मुझे ऐसा लगता था कि it's like I am able to grasp the content और वो मेरा थोड़ा strong होता था. But with the mains I have struggled from scratch. So I can share that experience very meticulously with all of you. Okay, so coming back to this thing now, उसके बाद बहुत सारे कंटेंट आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट में, एंड आई बिलीव मोर और लेस सारे कंटेंट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं एंड वी कैन डेफिनेटली लर्न अ लॉट. बट कुछ ऐसा होता है दैट वी आर रीडिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, मगर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो स्ट्राइक करती है हमें. तो वो मैंने कोशिश किया था कि मैं एक जगह लिख लूँ उसको और मैं उसको हमेशा रिवाइज करते रहती थी. मैं अपने पापा के साथ भी ऐसे रात में खाने के वक्त मैं वो सारी चीज़ें रिवाइज करती थी, और डेटा वगैरह मैं ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन कर रही हूँ तो मैं उनको बताती थी कि ये ऐसा डेटा है, ऐसा सोर्स है, तो वो मुझे बहुत हद तक याद रहता था. नाउ कमिंग बैक टू द इंटरव्यू स्टेज, आई वुड से कि इंटरव्यू में आप जब भी जाओ, फ्रॉम माई लिमिटेड एक्सपीरियंस, दैट यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशन. मेरे इंटरव्यू में ऐसा हुआ था दैट आई वाज नॉट आस्क्ड कि आपने व्हाई डू यू वांट टू कम इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर मेरा एग्रीकल्चर से, आई एम एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, आई हैव आल्सो डन माय एमबीए फ्रॉम रूरल मैनेजमेंट एक्साइसिस, मगर मेरा ऑप्शनल जो था आई चूज्ड सोशियोलॉजी. तो मेरे से कभी दे डिड नॉट आस्क मी अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम माय रूरल मैनेजमेंट बैकग्राउंड, और मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है as a block project manager, but they did not ask me that. Instead they were only telling me कि आपने इस पोजीशन में काम किया है तो आपकी इतनी सैलरी रही होगी, but they did not ask me कि आपने क्यों छोड़ा और कैसा था. And neither उस time पे when my interview was happening, so there were current issues like Israel-Palestine conflict and everything, but they did not ask me those things. What they asked me was कि बहुत ही ज़्यादा technical questions agriculture से आया था. लाइक वी से ना कि एग्रीकल्चर से या फिर आपका जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है उससे अप्लाइड क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे.
मगर मेरे सिचुएशन में ऐसा हुआ था कि दे आस्क्ड वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस, एज इन कि अगर ये पेस्ट लगता है तो आप फिर कौन सा पेस्टिसाइड यूज करेंगे, एंड वेरी स्पेसिफिक soil borne disease and everything. Then I was asked about organic farming and my opinion about it. And there were many other questions like what is the length of कतरनी rice, they asked me that as well. तो आप ऐसा नहीं सोच के जा सकते हो कि आप इंटरव्यू में आपसे बस ये पूछेंगे, अप्लाइड चीज पूछेंगे, आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो मेरा इंग्लिश मीडियम रहा था एंड आई वाज मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश. बट व्हेन आई एंटर्ड द इंटरव्यू हॉल, उन्होंने मुझसे एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पूछा. वो पूरा जो मेरा इंटरव्यू हुआ है, दैट वाज इन कंप्लीट प्रॉपर वेरी डिसिप्लिन हिंदी एज वेल. फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आई वुड से कि आपको दोनों लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होना होगा एंड आपको ये प्रिपेयर होकर जाना होगा कि दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन, लाइक दे कैन आस्क यू इन हिंदी ऑल्सो एंड दे कैन आस्क यू इन इंग्लिश ऑल्सो. तो वो चीज़ें होती है. एंड इन द इंटरव्यू दैट गोज विदाउट सेइंग एंड एवरीबडी नोज दिस कि आपको कॉन्फिडेंस कैरी करना होता है एंड यू हैव टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. एवरीबडी नोज ऑल दिस, बट आई वुड शेयर वन थिंग जो मेरे साथ हुआ था इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड इन द इंटरव्यू एग्जामिनेशन ऑल्सो. क्या हुआ कि जब हम लोग मेंस लिख रहे थे तो GS1 हुआ एंड द DI सेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, गॉट थोड़ा लेंदी हो गया था. तो और वी ऑल ऑफ अस जो भी हम लोग बैठे थे, सबने कुछ ना कुछ गलतियां वो उनसे हो गया था DI सेक्शन में. तो हमारा जब ब्रेक हुआ GS1 के बाद, सो एवरीबडी सेड, एंड ऐसा होता भी है कि आपका DI में 72 आउट ऑफ 72 इज अ सिक्योर्ड मार्क. अगर आपने सही बनाया है तो आपको उसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं. तो मगर वहाँ पे एक एग्जाम हॉल में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ दैट अगर आपने DI गलत कर दिया तो अब तो आपका सिलेक्शन होने की कोई भी चांस नहीं है. और उसके जस्ट थोड़े देर बाद हमारा GS2 था सेकेंड सिटिंग में. एंड देयर वर मेनी एक्सपीरियंस्ड पीपल. मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड आई एम अ नोवाइज इन दिस प्रिपरेशन, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट इनटू दिस. तो हुआ ऐसा. तो बट माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर इज कि बेटा हमेशा लास्ट तक फाइट करना है, एंड दैट इज व्हाट आई डिड. कि कितना भी नेगेटिविटी था माहौल में, बट आई सेड नो, आई विल इम्प्रूव इन द GS2. उसके बाद ऑप्शनल का 7 दिन ब्रेक है हमारा, उसमें आई ट्राई टू डू वेरी गुड. So coming back to the temperament part, I am switching to the temperament. एग्जाम में ऐसा नहीं होता है एंड आई स्टिल बिलीव इट. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट इट कि हार्ड वर्क, एवरीबडी मोर और लेस आर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क. एनी सीरियस एस्पिरेंट आई बिलीव इज नॉट डूइंग लेस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एज वॉट आई हैव डन. मैंने भी उतने घंटे ही पढ़ाई किया है और आपने शायद मुझसे ज़्यादा ही पढ़ा होगा और आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज भी मुझसे ज़्यादा है. मगर जो भी मैंने 68 भी दिया, उसके बाद मैंने देखा कि आपको अपने टेम्परामेंट को इस एग्ज़ाम में बहुत हद तक कंट्रोल करके रखना पड़ता है. कि क्या होता है कि हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत तरीके की बातें दिमाग में आती है कि क्या होगा अगर इफ़ आई डू नॉट क्लियर दिस. बहुत सारे होप्स आपसे अटैच्ड होते हैं, बहुत सारा एक इंडिविजुअल अपना प्रेशर भी होता है दैट वी हैव टू ग्रो इन लाइफ, आई हैव टू अचीव माई एस्पिरेशन, आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली. मगर आई वुड से कि anybody who overcomes this thing, वही इंसान जो है वो एग्जाम को easily क्लियर कर सकता है. I believe this is the key. So in the interview also this thing happened with me कि I was slightly unwell on the day of the interview. जब we were sitting interview में, तो people were saying the board which I got, वहाँ पे था ऐसा कि everybody, the experienced people, सबने बताया कि आप जैसा पूछेंगे वैसा बताना, सर थोड़ा कम मार्किंग करते हैं, ऐसा पूरा वहाँ पे environment हो गया था. तो बट मेरे दिमाग में उस टाइम भी एक ही चीज़ आया कि अब तो जो बोर्ड मिल गया है दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स. तो आप कोशिश करिए कि आप उस टाइम पे एग्जाम हॉल में ऐसे नेगेटिविटी से दूर रहिए. और आप दूर भी नहीं रह सकते हो बिकॉज यू आर इन दैट इकोसिस्टम. तो आपके कान में तो बातें जाएंगी ही जाएंगी, मगर आप अपने मन में आपका जो मोटिवेशन रहा है कि नो आई हैव टू डू दिस, ये मेरा फाइट है जो लास्ट तक चलेगा. बिकॉज एवरीबडी नो कि बहुत हद तक
देर आर मैनी थिंग्स, बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स मिलते हैं तभी जाकर एग्जाम निकलता है. इट इज़ नॉट दैट कि किसी ने ज़्यादा हार्डवर्क किया है तो उसका एग्जाम निकला है और किसी ने कम हार्डवर्क किया है तो उसका एग्जाम निकला है. आई बिलीव कि सबका स्ट्रगल जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा स्ट्रगल कुछ और था, आपका स्ट्रगल कुछ और हो सकता है, मगर आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी स्ट्रगल. एंड सबका स्ट्रगल अपने आप में बहुत बड़ा होता है व्हेन ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग एट द सेम टाइम. तो आप ये सारी चीज़ों से दूर रहिए एग्जाम में. Carrying to the mental health part, I would say कि when I would like to focus more on this thing कि जब मैं इस preparation में नहीं थी 8 months back, what happened, मेरे कुछ friends prepare कर रहे थे for different examinations. तो मुझे भी ऐसा लगता था कि आप 8 घंटे तो easily पढ़ सकते हो, चलो आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, आप 6 घंटे तो easily पढ़ सकते हो. But when I came into the examination, तो मेरा prelims by God's grace निकल गया था and mains also more or less ठीक ठाक था. फिर result नहीं आया था तो I was also giving 68 का prelims and then that also I cleared. फिर 68 का mains भी मैंने दे रखा था. मगर तभी भी एक एंजाइटी होता है. कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आई वॉज क्लियरिंग द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, मगर होता था ऐसा दैट आई एम सिटिंग ऑन द चेयर एंड द टीयर्स आर रोलिंग डाउन. वो वैसा सिचुएशन भी रहा है एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट. हम लोग वो बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकते बिकॉज पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड. दे विल से कि why are you sulking down? तुम्हारा तो prelims भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है, you should not sulk down. But I would say कि आप ये जर्नी में sulk down is natural. आप कहीं ना कहीं तो you will feel low and you will sulk down. But you have to accept that thing कि अगर I did the same thing, मैंने accept कर लिया कि अब जब मैं इस preparation में आई हूँ तो there will be highs and lows. तो बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं होता है कभी, बिकॉज अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी लियो तो एक डर होता है कि आप मेंस क्लियर करोगे कि नहीं. जब आप बहुत क्लोज जाते हो इंटरव्यू स्टेज में तो आपको लगता है आप इतने क्लोज आ गए, अगर यहाँ से नहीं हुआ तो फिर मुझे वापस पहले स्टेज में जाना होगा. तो आप मोस्टली ऐसा ही फील करोगे, बहुत एंशियस फील करोगे. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लाइक आई हैड वन फ्रेंड who had more mental capacity than what I was having. He was more stronger than me. तो मुझे ऐसा लगता था कि I should take inspiration from him. ऐसा होता था. And you should always look around yourself. वैसे लोग who are much better when it comes to mental capacity और जिनका mental health आपसे ज़्यादा strong है और आप उनसे इंस्पायर होइए. ज़रूरी नहीं है कि जिनका एग्ज़ाम निकल चुका है, like by God's grace I have cleared the examination, but ऐसा नहीं है that I have done something very different. I was not facing that anxiety या मुझे self doubt नहीं होता था. I think कि मेरा ऐसा जो whatever little I have achieved, आई कैन बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपको हर चीज़ें परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है इन द प्रिपरेशन. कि आपको ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू हैव दिस राइट थिंग कि आप पहले से बहुत डिसाइड किए हुए कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है. अगर आपका ऐसा भी सिचुएशन है देन ऑल्सो यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन. But yes, this goes without saying you have to be really dedicated towards the exam and you have to be consistent in your studies. No matter what, you have to be consistent. Yes, there can be times जैसे मेरा भी ऐसा हुआ था that after mains examination मुझे लगा कि मैंने यहाँ अपना बेस्ट नहीं दिया या शायद मेरा DI गलत हो रहा है या शायद मैं यहाँ कुछ और लिख सकती थी. तो आई वुड एडमिट दैट मैंने 10 दिन तक मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, मगर मैंने कुछ पढ़ने की हमेशा कोशिश जारी रखी थी. मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं पढूं मगर नहीं हो पा रहा था. तो वो गिल्ट आपको अपने अंदर नहीं रखना है, बट यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. एंड कमिंग बैक टू वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज दैट कि एग्जाम में क्या होता है कभी कभी कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो और आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हो. तो अब ये ऐसा भी मैं नहीं बोल सकती हूँ कि आप नर्वस मत हो, आप पैनिक मत हो, बिकॉज वो होगा. आप जैसे विद द लिमिटेड एक्सपीरियंस मैंने 67 दिया था, फिर मैं 68 मेंस भी लिख रही थी, मगर उस टाइम भी नर्वसनेस फील हो रहा था. बट आप हमेशा एक्सेप्टेंस मोड में चले जाओ दैट ओके एटलीस्ट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट. अब ठीक है, यहाँ पे हमको अपना बेस्ट देना है, दैट इज इट. बट स्टिल आई वुड एडमिट कि आप कितना भी कर लो, यू विल सल्क डाउन एंड यू विल फील लो इन दिस एंटायर जर्नी. बिकॉज आई बिलीव कि हार्डवर्क हम लोग सब करते हैं. इट इज़ नॉट दैट कि किसी ने कम किसी ने ज़्यादा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज द ओनली रियलाइजेशन विच आई बिलीव कि वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द जर्नी दैट आई हैव हैड इन द प्रिपरेशन.
कमिंग फ्रॉम अ कंप्लीट नोवाइज थिंग कि मुझे नहीं पता था कि कैसे तैयारी करना है और क्या करना है, मैंने भी ये पूरे जर्नी में सीखा है। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होगी, आपको कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड तो रहना ही है, मगर आपको दिमाग में एक क्लियर हेड के साथ इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। क्लियर हेड से मेरा मतलब ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैं प्रीलिम्स के लिए ऐसे पढ़ूंगी, मैं मेंस के लिए ऐसे पढ़ूंगी, मेरा स्ट्रेंथ ये, मेरा वीकनेस ये है। क्योंकि हर किसी का स्ट्रेंथ और हर किसी का वीकनेस अलग होता है। किसी भी दो इंसान का जर्नी सेम नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको इस जर्नी में पहले खुद को एम्पावर करना होगा कि व्हाट यू आर थिंकिंग एंड हाउ यू आर मेकिंग योर स्ट्रैटेजीज 100% करेक्ट। बट अगेन इट वुड कम कि आप बहुत ज्यादा भी रिजिड ना हो अपने स्ट्रैटेजी के साथ और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी ना हो अपने स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल देर आर लॉट ऑफ कंटेंट्स फ्लोइंग इन द मार्केट। एंड आप आई अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, जो मैं भी फेस करती थी कि व्हेन यू आर इनटू द प्रिपरेशन देर आर मेनी पीपल जो आकर आपको एडवाइस करेंगे कि यू शुड प्रिपेयर दिस वे। दे आर योर वेल विशर्स ओनली, ऐसा नहीं है कि वो आपके वेल विशर्स नहीं है, मगर हो सकता है ऐसा कि आपका पढ़ने का तरीका कुछ और हो। तो आप हमेशा पहले खुद पे विश्वास रखिए कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है वो सही है और आप उससे जाओगे। बिकॉज मैंने प्रीलिम्स में तो ऐसा ही किया था कि मैं एकदम क्लियर हेडेड थी कि मुझे ऐसे पढ़ना है, मैं इतना ही पढ़ूंगी और मैं इतने घंटे पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। फिर मेंस धीरे धीरे जब आप जर्नी में बढ़ने लगते हो तो वो पढ़ाई की जो ड्यूरेशन है वो घटने लगती है, और फिर आपको मन करता है ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ऐसा भी कर ले। तो मेरे साथ भी ऐसा हो गया था मेंस में, मगर टाइम बहुत ही कम था, वी हैड जस्ट 2 months। तो मैंने पहले सोचा एक रात बैठ के कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वापस से अपने प्रीलिम्स वाले मोड में आई कि नहीं, मुझे अपना जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाया मैं उसको करूंगी, मैं आंसर राइटिंग करूंगी एंड एवरीथिंग। तो आप ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए इस जर्नी में, यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, बट प्लीज माई रिक्वेस्ट वुड बी दैट कीप कमिंग बैक टू द ट्रैक यू हैव स्टार्टेड इन। मगर इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि हमारा 10 days था, मुझे मिला था 10 days टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज प्रीलिम्स भी मैं दे रही थी 69th की। तो वहां पे ऐसा हुआ कि इंटरव्यू में सारे लोग बोले कि कुछ भी, एवरीथिंग अंडर द सन देखना। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग एडवाइस फ्रॉम मेनी पीपल कि ऐसा भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ये भी कर लेते। बट अगेन आई केम बैक टू द थिंग कि 5 days बैक आई वॉज श्योर कि नहीं, इट्स ओवर, जो भी है, लेट्स सिट विथ माई सेल्फ। आई यूज टू सिट विथ माई सेल्फ, और मुझे जो भी आता था आई केप्ट रिकॉलिंग, केप्ट रिवाइजिंग। और वहां मुझे अगर जहाँ लगता था कि नहीं, मेरा नॉलेज इसमें बहुत कम है, आई शुड टेक हेल्प फ्रॉम पीपल हु नो मोर देन मी, माई फ्रेंड्स हु न्यू मोर देन मी, हु हैव बेटर एक्सपीरियंस देन व्हाट आई एम हैविंग इन द जर्नी। या फिर किसी यूट्यूब वीडियो को अगर मुझे रेफर करना है किसी भी टॉपिक में, तो आई यूज टू सेलेक्टिवली यूज इट, एंड आई बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So that thing now, coming back to the generic question कि did I use any social media or not, I would say ऐसा कि this is very true कि this is your call, आप खुद चुन सकते हो कि आपको सोशल मीडिया यूज करना है या नहीं करना है। फॉर मी पहले भी when I was not into the preparation, I was not using बहुत ज़्यादा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। तो मगर तो मैंने इस प्रिपरेशन में भी फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज नहीं किया था। उसके बाद मगर मैं अपने पापा से हमेशा बात करते रहती थी। और मगर वन थिंग आई वुड से कि ऐसा होता है, बहुत तरह की आपकी बातें आपके मन में आती है जो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कई बार शेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि इफ वी गो एंड टेल देम कि पापा टेंशन हो रही है या फिर आई एम फीलिंग एंशियस, तो आप पेरेंट्स कैन वरी अबाउट अस, और हम लोग वो चीज़ नहीं देख सकते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वी डू नॉट शेयर। मैं भी वैसा ही करती थी, मैं सारी बातें तो नहीं शेयर करती थी कि मुझे कैसा फील हो रहा है, बट मैं हाँ थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती थी शेयर करने की। एंड आई यूज टू लिसन टू सॉन्ग्स, और फिर आप, सो दैट इज अ वेरी पर्सनल थिंग। आपको किसी से बात करके कंफर्टेबल फील होता है तो आप बात करो। जैसे मेरा ऐसा होता था कि जब मैं बहुत परेशान होती थी स्ट्रैटेजी को लेके, या एग्जाम के बाद मुझे लगता था मैंने कैसा परफॉर्म किया, तो मैं अपने दोस्तों से बात करती थी और उनसे शेयर करती थी कि मैं यहाँ मेसअप कर दी हूँ, मुझे लग रहा है मैं यहाँ ब्लंडर कर दी हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि आपने ब्लंडर कर दिया, तो पापा भी टेंशन में आ जाते, मुझे ऐसा लगता था। तो जो भी लोग आपके साथ इस जर्नी में हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हो विदाउट बीइंग जज्ड। दैट मेरा था कि कोई इजी क्वेश्चन भी मुझसे गलत हो गई है तो ठीक है, आप जज होने के, आप यू डोंट वरी कि पीपल विल जज यू फॉर दिस इजी क्वेश्चन दैट यू हैव मेड रॉन्ग। आप हमेशा जाकर जो भी आपके मन में आप शेयर कर सकते हो। Although I would say that I was very lucky that I had a good ecosystem who were very supportive, just not just my family but also my friends जो इस journey में पहले से भी है।
I have got a lot of support from them and the mentors. I'm really grateful in abundance to each and everyone who have helped me in this journey. Now, coming back to one basic question again, कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी. Here also I would say कि प्रीलिम्स जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था तो मैं बहुत पढ़ती थी. इट इज़ लाइक कि आई यूज टू स्टडी एकदम टाइम देख के कि 50 मिनट्स पढ़ना है, 10 मिनट्स ब्रेक लेना है. सो आई यूज टू स्टडी फॉर 9 to 10 आवर्स जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया. उसके बाद जब मेरा मेंस हो गया पहला 67th वाला, फिर 68 का प्रीलिम्स हो रहा था, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपका ड्यूरेशन घटने लगता है. सम डेज यू आर स्टडिंग 9 hours, सम डेज यू आर स्टडिंग 7 hours, सम डे यू कैन स्टडी 4 hours ऑल्सो, वैसा भी हुआ है. एंड सम डेज इट कैन बी 0 ऑल्सो. बट आपको ये कोशिश करना है कि आप वो स्टडिंग नथिंग वाले डेज को आप मिनिमाइज करो, एंड जो एवरेज आवर्स होता है दैट इज 7 to 8 hours, आप उसको कोशिश करो कि आप उसको मैक्सिमाइज कर रहे हो. That was a same thing which I followed, and there is nothing extra that I did, which is why I achieved this rank. It is all that I was disciplined. Definitely, I would admit that I was very much disciplined in the journey. And second thing is that I always talk to myself. मुझे क्या लग रहा है? अगर सारे लोग ठीक है, मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है या मेंस हो रहा है, people are thinking कि okay she can do it. But मुझे क्या लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है ना कि मेरा नहीं निकलेगा. I am in that self doubt and I am that person who is anxious कि मेरा नहीं होगा. तो okay, I will stick to that. I will always think कि ठीक है, हो सकता है मेरा हो भी जाए, हो सकता है मेरा नहीं भी हो जाए. तो accordingly I will revisit myself, I will improvise myself, and वो वैसा होता रहेगा. After that I would say कि you should always think कि and I believe I say it to my friends also कि आपको हमेशा खुद पे विश्वास रखना है, नो मैटर आपका अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है. सम और दी अदर डे यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, प्रोवाइडेड आप अपने टेम्परामेंट को अपने कंट्रोल में रख रहे हो. बिकॉज दिस इज वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, and this is what I would like to leave a message for each one of you. And yeah, that's it. I'm really grateful that I got this opportunity to share my journey with all of you. Thanks for watching DKT.